अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित नाटक है। इनका प्रकाशन काल 55 है, जैसा कि अभी बताया 55 साल के थे अंजो दीदी। और ये 2 अंकों में प्रकाशित है। पहले अंक में 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 ही दृश्य हैं। और इसमें पात्र हैं मुख्य अंजलि, इंद्र नारायण, नीरज, अनीमा, श्रीपत, ओमी, नील, नजीर, राधे और मुरली। अभी हमें बहुत सारे लग रहे होंगे, पर जब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे तो ये पात्र अपने आप हमारे सामने सजीव होकर खड़े होंगे। तो अंजो दीदी लिखने का सबसे बड़ा कारण उपेंद्र नाथ अश्क जी का था कि उपेंद्र नाथ जी बताना चाहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक, ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, बट सामाजिकता को लिए हुए है। इसमें सामाजिकता भी है और इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन संस्कार बुरे नहीं होते, परंतु प्राचीनता से बंधे रहना बुरी बात है। इंसान को में गतिशीलता होनी चाहिए, प्राचीनता को भी साथ रखे, पर आधुनिकता में जो चीज अपनाई जाती है उसके लिए भी हमें खुली बाहें रखनी चाहिए। तो इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय है, और उसकी अनुशासन प्रियता के पीछे भी एक कहानी है, वो भी हमारे सामने आएगी। और जीवन को यांत्रिक ढांचे में डालने की प्रवृत्ति, विशेषता बताई गई है कि किस तरह कोई व्यक्ति अगर अगर अपने जीवन को यांत्रिक बना लेता है, एक मशीन की तरह बना लेता है, तो उसका जीवन का अंत क्या होता है। बहुत मार्मिक और दुखद अंत होता है जब एक इंसान अपने आप को मशीन बना लेता है। नारी की कठोरता, पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या, नारी को जोड़ने का रूप कहा जाता है। नारी लज्जा, क्षमा, प्रेम की मूर्ति होती है, पर अगर वो नारी कठोर हो जाती है परिवार को लेकर, अगर वो मुख्य पात्रा बन जाती है, तो परिवार पे अगर वो नियंत्रण करने लग जाती है, तो परिवार किस तरह विघटन हो जाता है, किस तरह वो होता है, तो ये हमें बताया गया है इसमें। अस्तित्ववाद तो है ही, हर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। नायिका प्रधान नाटक है इसमें, जो कि अंजू दीदी नाम दिया गया है जिसमें। और व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता, तो जब उस पे कार्य थोपे जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। मुख्यतः इस कहानी में, इस नाटक में हमें ये बताया गया है कि अगर नारी अपने गुणों को त्याग दे, जो उसको ईश्वर की तरफ से सौगात मिली है, तो परिवार परिवार नहीं रहता। उस परिवार में अस्तित्व को लेके हर एक इंसान लड़ता झगड़ता रहता, एक अंतर्द्वंद में रहता है। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि यदि व्यक्ति को जैसा वो जीना चाहता है, कोई उसको वैसे जीने ना दे, उस पे अपनी ही बातें थोपे, तो उसका दुष्परिणाम, जैसे कि हम बोलते हैं कि उसमें अभिमान है। अभिमान का अगर हम करें तो अभी जमा मान, अभी घन मान, भी अभी अभिमान, मेरी बात को तुम अभी अभी मानो। इसी अभिमान में अगर कोई नारी पात्रा घर की मुख्य आ जाती है, तो जो परिवार परिवार होता है वो परिवार ना रहकर उसका अंत कितना मार्मिक और दुखद होता है, ये इसमें अंजो दीदी में हमें बताया गया है। आओ हम लोग अब अंजो दीदी पढ़ते हैं। पहला अंक इसमें है, ऋचा जी। रमा मैम, अभी मैंने इस अंजू दीदी का एक आपको अलग से टेस्ट भेजा है, टेक्स्ट है पूरा, वो हाँ, आप क्योंकि ये खोलेंगे। तो ये समीक्षा है, ये ठीक है। मैंने समीक्षा अभी थी। आपको, हाँ, हाँ मैंने अभी आपको भेजा है, वो देखिएगा। इसमें जो है अंजू दीदी है, भंवर है, छठा बेटा है, तो हमें अंजू दीदी को लेना है। और ये जी हमने जी। आपको पूरी वो भेजी है, फाइल ही है मतलब किताब की, तो इसको आप अंजू दीदी उठा लीजिएगा। इसमें पात्र है और मतलब पूरा दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको मूल प्रति भेजी है, उसको देख लीजिए। अंजो वो जितना दीदी, जितना वो ज्योति जी ने अभी मतलब कर्सर करके दिया ना, उसमें समीक्षात्मक है। मैंने मूल प्रति भी प्रेषित की है, आप लोग समूह में देखेंगे तो मिलेगा आपको। आप उसमें बता रही हूँ मैं कौन सा पेज खोलेंगी। 22 पेज खोलिए, पेज नंबर 22, उसमें आपको मिल जाएगा अंजू देवी का। ठीक है, 22 पेज है। 22 खोलेंगे ना, 22 के बाद 23 या 24 पेज पे है।
पात्र परिचय है, फिर उसमें ठीक अंजू है। दीदी का आरंभ होता है। जी हाँ। जी जी। ठीक है। पात्र परिचय में महिला पात्र में इन्होंने बताया गया है कि अंजलि है, जिसे कि हम अंजू दीदी बोलेंगे प्यार से, अनीमा है, मुन्नी है, और पुरुष पात्र में नीरज, वकील, साहब, श्रीपत और राधु। शुरू होती है कहानी, नाटक हमारा शुरू होता है। ठीक है। पर्दा वकील साहब के खाने के कमरे में उठता है। कमरा सीधा साधा पर अत्यंत स्वच्छ। सजावट का सामान कुछ अधिक नहीं, पर जो है वह निश निशक्ल निष्कल का रूप से साफ और उज्जवल है। मध्य एक खाने की मेज है। इसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी हैं। बाईं ओर कोने में एक स्टैंड पर हाथ मुंह धोने के लिए चिलमची टिकी है। निकट ही तिपाई पर पानी का लोटा रखा हुआ है। दीवार पर खूंटी के साथ तौलिया लटका रहा है। छत पर बिजली का बड़ा सा पंखा मंद मंद गति से घूम रहा है, और सामने दीवार में टंगा हुआ एक क्लॉक अनवरत टिक 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 कर रहा है। दाईं और बाईं दीवारों में इधर को एक तरफ दरवाजा है। ये दोनों दरवाजे क्रम से आंगन के ड्राइंग रूम को जाते हैं। दाईं दीवार के कोने में एक दरवाजा है, जो नन्हे नीरज के छोटे से सोने के कमरे में खुलता है। पहली दृष्टि में जो बात मन को अनायास प्रभावित करती है, वह कमरे की स्वच्छता और सफाई। फर्श साफ, दीवारें भी साफ, अलमारियां और दरवाजों के तख्ते और शीशे साफ, चिलमची का स्टैंड, टिपाई, लोटा, मेज, कुर्सी, क्लॉक और पंखा, प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और साफ। कहीं कोई धब्बा, जाला या धूल नहीं। लगता है जैसे किसी गृहस्थ का नहीं, किसी अस्पताल का ड्राइंग रूम है। पर्दा उठते समय 5 कुर्सियां मेज के नीचे पड़ी हैं। केवल उनका पृष्ठ भाग दिखाई देता है। छठी का अनीमा छठ छठी का अनीमा 25 एक वर्ष की मंझले कद और गदराए शरीर की तन्वी, बैठी संभवतः दूसरे के आने की प्रतीक्षा में, साड़ी के लिए लेस बुन रही है। वो कहती है कि 5 कुर्सियां अंदर हैं, सिर्फ डाइनिंग टेबल पर एक ही कुर्सी बाहर निकली हुई है, और उस पर जो बैठा है उसके व्यक्तित्व को लेखक बताते हैं कि एक 25 साल की कोई महिला है जो मंझले कद की है, और उसका जो शरीर है वो गदराया है। ठीक है। और वो क्या कर रही है, सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है और अपनी साड़ी के लिए लेस बुन रही है। प्रभात की वेला है। क्लॉक में 8 बजने को है। क्षण भर को मात्र घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। फिर पृष्ठभूमि से अंजलि का स्वर आता है। अंजो दीदी, अंजलि पृष्ठभूमि में। नीरज बेटा, कपड़े नहीं बदले तुमने? नीरज पृष्ठभूमि में। बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का तुम्हें पता ही नहीं। मुन्नी, बस लिए आ रही हूँ मैं साहब। मतलब यहाँ पे जो नीरज है वो उसका बेटा है, और अंजलि खुद है, और मुन्नी काम करने वाली सहायिका है। अंजलि, और वकील साहब से कहो नहाकर सीधे आए, नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। कपड़े उनके आंगन में पलंग पर रखे हैं, और कंघी शीशा मेज पर। बोलते बोलते प्रवेश करती है। अंजलि यद्यपि अनीमा की समवयस्क है, किंतु उससे 5 एक वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती, जो न केवल विवाह की चक्की में जुटी हुई है, वरन
पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर मुख पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है, उसका मस्तिष्क की सदा तनी सदा रहने जल वाली रहने नसों का वाली परिचय नसों का देता है। परिचय देता है। परंतु यह परंतु सूक्ष्म मलिनता के अतिरिक्त मलिनता के क्या अतिरिक्त पहनावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, हर जागरूकता बात में वह बात में अनीमा वह को मात अनिमा देती को है। मार यहाँ देती दो है। ये व्यक्तित्वों के दो बारे में बात हो रही है। जो ये दूसरा व्यक्तित्व है वो बड़ी लग रही है, बड़ी लग रही पर है। परंतु उसमें सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता ज्यादा है। परंतु लेखक कहते हैं अनीमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनमिश है। वह भी यद्यपि नहा धोकर बैठी है, पर उसके बनाव, श्रृंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। और अंजलि लगता है जैसे जी, एक मिनट। कोई। हेलो, ये जो दोबारा पीडीएफ भेजा इससे पढ़ा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, वो पहले वाली समीक्षा थी बहन सखी। अच्छा अच्छा, कितने पेज नंबर पे मिल नहीं रहा 22, हमको? 22-23 पेज। अब ठीक मैं है, थैंक 24 यू। पे आ। अब मेरे ठीक। में 26 पेज दिख रहा है। अच्छा। 26 पेज निकाल लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, पढ़ाइए दीदी। यहाँ बताया गया है कि अनीमा और अंजलि के व्यक्तित्व में अंतर बताया गया है कि अनीमा उस मुक्त मृगी सी है, हिरनी सी है, जो जाल के बंधन से अनमिश है। जैसे कोई 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 टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है कि मैंने किसी जाल में बंधी हूं या नहीं। वह भी यद्यपि नहा धोकर बैठी है, पर उसके बनाव, श्रृंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। और अंजलि लगता है जैसे कोई देवी किसी आंतरिक विचार के कारण जिसके माथे पर तेवर पड़ गए हैं, अभी अभी सांचे में ढलकर आई है। आदि मार्ग। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए खिजते से स्वर में बोलती है, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। वकील साहब, जो उनके पति हैं, अरे भाई अरे, आया 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 ना। अंजलि अनीमा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर, इसका इनका स्वभाव भी, तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी? अंचो, मैंने कहा नाश्ते का समय हुआ जा रहा है, इन सबको तैयार कर दूं। हंसते हुए, मैं शोर ना मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाएं। ये अंजो कह रही है कि इन लोगों को फिक्र नहीं है, अगर मैं शोर ना मचाऊं तो ये तो 10 बजे तक नाश्ता नहीं करेंगे। कुर्सी मेज के नीचे से खींचकर उस पर बैठ जाती है। अनीमा निरंतर लैस बुनते हुए, मैं तो चकित रह गई अंजो दीदी, तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था और समय निष्ठा देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूल जाती है और कहती है, इस घर के कण कण को मैंने व्यवस्था, समय निष्ठा और सभ्य लोगों के आचार व्यवहार सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, वह भी तो पता ना चलता कि कौन सा कमरा खाने का है और कौन सा सोने का, कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह बर्तन और चारपाइयां पड़ी रहती थी। अनीमा, परंतु नौकर तो। अंजलि, थे थे क्यों नहीं, पर ना उन्हें बात करने का सलीका था, ना काम की ना तमीज। काम की तभी। गंदे, गवार, चोर और बदतमीज। अनीमा, मैं तो चकित रह गई मुन्नी रह को देखकर, नौकरानी लगती ही करानी। नहीं, मैं तो समझी मैं तो समझी जीजा जी की बहन है। अंजलि सहसा मुड़कर, ऐसे कैसे? अनीमा, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि कहती है, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम के साथ कल्पना तक नहीं कर सकती। नहीं कर और सकती। राघु। अनीमा, वह आया तो मैं समझी तुम्हारे शवसु, मतलब ससुर कि जीजा जी के पिता, घबराकर कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उनके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। बुजुर्ग। अनीमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, वह चौंका, परंतु जब तक वह कुर्सी मेज झाड़ता रहा, मुझे बैठने का साहस ही नहीं हुआ। अब भी, यद्यपि
मैं भली भांति जान गई हूँ कि वह नौकर है, नौकर है, परंतु जैसे परंतु जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी स्वर्गीय कहा नाना करते जी थे, कहा करते थे, नौकरों को सदैव नौकरों को साफ सदैव सुथरा साफ रहना चाहिए। घर के भाग्य का पता जैसे देहली से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का भान नौकरों की सभ्यता से होता है। गंदे नौकरों से नाना जी को अतीव घृणा थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और संस्कृत बने। अनीमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अंजलि, फूलकर, सभ्यता और शिष्टाचार का तनिक भी अभाव तुम इसमें ना पाओगी। आवाज देती है, हो गया तैयार नीरू बेटा? नीरज, जी मम्मी। अंजलि, मुन्नी, नीरू बेटा का नाश्ता दे दो। मुन्नी, दे रही हूँ मेम साहब। अंजलि कहती है, वह सदैव सदैव प्रातः यथा समय उठता है, अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है और नीरू काम, आराम और खेल की वेला को भली भांति जानता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की वेला खेलते या पढ़ते अथवा पढ़ने की वेला खेलते या सोते तुम उसे कभी भी नहीं पाओगी। जाकर देखती है और चिल चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनीमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान पकड़ पकड़ कर जगाना पड़ता है। महीनों तो स्नान ही नहीं करते और असभ्य इतने कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को आरंभ से ही अच्छा स्वभाव डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी रस, कान कभी कान, उमेटने या डांटने की नौबत ही नहीं आई। अनीमा, अनीमा, मैंने पूछा, मैंने नीरज बेटा, नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। वह सदैव अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी सहायता आप करने का स्वभाव डालना चाहिए। अनीमा, मैं तो भाई मान गई तुम्हें। मैं स्वयं सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूं। समय पर उठूं, समय पर खाऊं, समय पर सोऊं। कहीं मुझे तुम्हारे एक सलीका और सुघड़ापा आ जाए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी स्वर्गीय कहा करते थे, सुघड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और और समयनिष्ठ बने। समय निष्ठ बने। अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजो, कहती हूँ तुम अंजो, अपने उद्देश्य अपने को पूर्ण उद्देश्य रूप से सफल हुई से हो। सफल अपने हो, घर को अपने तुमने घर घड़ी को सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की भांति चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और जाए नियम और पूर्वक नियम अपना काम पूर्वक अपना करते काम जाएं। अनिमा, जीजा जी को भी बड़ा बुरा लगता होगा यूं बंधना। अंजलि, बुरा? कुर्सी उठाते हुए कुर्सी और उठाते हंसते हुए, हुए और हंसते। बड़े सिट पिटाए थे पहले पहल, पर मैं ले ही आई अपने ढंग ढब पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी काम कल ना थी सीधी,
कोई भी तो कल ना थी सीधी, ना सफाई का ध्यान ना समय का। मुझे चीजों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बिखराते देर ना लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं भी रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हैट टूट गए, आते ही कुर्सी पर पटक देते और फिर जब बेपरवाही से बैठने लगते तो ठस। हंसते हुए अनीमा, परंतु जीजाजी तो अंजलि मुंह बनाकर बड़े संस्कृत दिखाई देते हैं, कभी इधर की वस्तु उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हूँ, कितनी माथा पच्ची करनी पड़ी इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की, कितनी बार रूठ कर पीहर जा जाकर बैठी हूँ। और हंसते हुए, मैं जब भाई मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक ना था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, परंतु जब भी लिहाफ ओढ़ते तो चादर एक ओर हो जाती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही थी, लिहाफ श्रीमन ने उल्टा ओढ़ रखा था। अनीमा भी हंसने लगती है। क्या कहूँ, पलंग पोश समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब भी हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 7-10 वर्ष ही बड़े हैं, किंतु शरीर अभी से छोड़ दिया है। यूं अपुट डेट या यूं अपुट डेट सूट से में आवृत में है। वैसे आवृत तो है। अप वैसे अप तो टू डेट अप टू डेट सूट डाला हुआ है उन्होंने। पतलून की क्रीज और कोट के कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठते हुए बेमेल नहीं लगते। उनकी बेपरवाही की सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, किंतु जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसे जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकते हैं। पहले कदाचित कदाचित विवशता के विवशता समय ऐसा करते होंगे, पर अब तो उनका तो स्वभाव उनका ही बन गया स्वभाव है। ही बन वकील साहब, अरे भाई, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की भांति। अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, हंसते हैं गाड़ी के डिब्बे की भांति। तो भाई, हम तो इस दूसरी श्रेणी के लोगों में आते हैं, कुर्सी खींचकर उसमें धस जाते हैं। अनीमा, गाड़ी के डिब्बे? जीजा जी आप भी। वकील साहब, और अंजो जैसे चलाती है चले जा रहे हैं। क्यों जी अंजो, दिया कभी शिकायत का अवसर हमने? हंसते हुए, दिन में 3-3 बार नहाते हैं, 4-4 बार तो हाथ पांव काम धोते हैं, होते कम हैं। से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप? वकील, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए, और 5 बार कपड़े बदलते हैं। समय निष्ठा, स्वच्छता, नीति रीति, सभ्य समाज के आचार व्यवहार, प्रत्येक बात को ध्यान रखते हैं। अंजो के साथ विवाह करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे। अंजो ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, जिसमें अंजो की आप तो और अनामिका की जीजा जी गुम ही हो जाती है। अंजलि लज्जा भरे स्वर को छिपाकर, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी, यह लाई मेम साहब। नीचे के संभाषण में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रखे जाती है। वकील साहब, और सच कहते हैं, हमने अपने आप को 16 आने अंजो के अनुरूप बना लिया है। उपेक्षा से मुंह बनाकर हमें स्वयं अब गंदे लोगों से अत्यंत घृणा होती है। ये फौजदारी के वकील 8 याम अभियुक्तों
के साथ रहने के कारण स्वयं भी उन्हीं जैसे लगते हैं। वही स्वभाव, वही आचार व्यवहार, और भाई हम सच कहते हैं, कुछ ही तो आकृतियां भी अभियुक्तों। अनीमा हंसकर, जीजा जी, आपकी आकृति तो अभी भगवान की कृपा से। वकील साहब, मुझे अंजो ने बचा लिया, नहीं उनके साथ रह रह कर मेरी आकृति, सभ्यता और सदाचार तो पहले छू मंतर भी नहीं, सॉरी, सॉरी, सदाचार तो सदा उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है। वकील साहब, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज समझ कर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदैव अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है, रस और मिलता है। गंदे इतने होते हैं कि निकट बैठना निकट कठिन हो बैठना जाता है। कठिन हो जाता है। जूतों समेत जूतों समेत मेज पर पाम मेज रखे पर पाँव बैठे रखे डकारते रहते हैं, अशिष्ट कहीं के। और पानी के बताशे, दही बताशे, बड़े और दही बड़े, चाट खाकर। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहते थे, दही बड़े और दही बड़े चाट। और वकील साहब उसका जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तो निरंतर नाना जी को धन्यवाद दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरेपन से बचा लिया। सो गंध ले लो, गंध जो ले लो। पिछले 6 वर्ष में चाट को मुंह भी लगाया हो। और तो और कभी नीरज। अंजलि, मुंह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीजें। वकील साहब, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बताशे जैसी निकम्मी चीजें खा खा दोनों वहीं फर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं स्वर्गीय नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजों के द्वारा मुझे इस अशिष्टता से बचाए हुए है। भगवान साक्षी है, जो मैंने पिछले 6 वर्ष से चाट को एक बार भी मुंह लगाया हो। अनीमा हंसकर, केवल दोने देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजो, अच्छा, फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। वकील साहब, भाई मैं कहता हूँ, कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते हैं। वह श्रीपत का पत्र आया है कि आज प्रातः की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि व्यंग्य में, आ रहा है? इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी? आप भी बस नाश्ता आरंभ कीजिए, आ चुका श्रीपत। निरीपति भाई का पत्र आता तो मैं दृष्टि दरवाजे से लगाए बैठे रहती, पर श्रीपत, क्या विश्वास उसका। ये श्रीपत उसके उसके 2 भाई हैं अंजो के, श्रीपत और निरीपत। तो वो बता रही है कि जो श्रीपत है वो अपने वादे का पक्का नहीं है, उसने पत्र कितनी बार लिखे हैं और कभी नहीं आया, और आज भी मुझे विश्वास नहीं है। पर निरीपति आते कहते तो मेरे को पक्का पता होता, और मेरी दृष्टि दरवाजे पर रहती कि नृपति भाई जरूर आएंगे। वकील साहब, भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। जी दौरों पर रहा है, अंजलि कहती है, जी दौरों पर रहा है। जब भी इधर से गुजरा, बड़े तम तराक से लिख दिया, श्रीमान राय, श्रीपत राय इस बार अवश्य अंजो दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजरे गए और पता भी ना दिया किस गाड़ी से गुजरे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट से श्रीमान राय, श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट पर खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पजामा पहने हुए, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजों से 2-2.5 वर्ष कम है, परंतु अंजों की भांति पतला दुबला और दुर्बल, नसों का स्थाय त्यक्ति नहीं नसों की त्यक्ति नहीं, खाने पीने और मौज करने वाला आदमी है। लंबा, तकड़ा और कद
मोटा कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। वकील साहब उल्लास से, श्रीपत सिगरेट वहीं फेंक और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हैं। जीजा जी, वकील साहब अपने उसे उसे अपने आलिंगन में भींचकर, भाई बड़ी लंबी आयु है तुम्हारी। अभी अंजो कह रही थी कि श्रीपत, अंजलि, श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो इनके साथ। चलो चलो स्नान करो, कपड़े बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने वर्षों बाद मिले हैं जीजा जी से, तो क्या अच्छी तरह मिले भी ना, फिर लिपट जाता है। कहिए जीजा जी, कैसा मिजाज है हजूर के? कसम आपकी, युग बीत गए आपसे मिले। कहिए वकालत का क्या हाल है? शुक्ल से तो कसम आपकी, आप जज दिखाई दे, शक्ल से तो कसम आपकी, आप जज दिखाई देते हैं। फौजदारी के वकील रत्ती भर भी नहीं लगते। अंजो दीदी ने शायद, अंजो, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो, फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान ही कौन सा, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं है, परंतु श्रीपत, अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन है। आजकल आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन है, प्रश्नवाचक है कि वो ऐसे बोल रहा है कि आजकल भी कोई सामान लेकर चलता है। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपत, एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि, राधु, राधु, राधु जी मेन साहब अंदर आकर बोलता है। जी जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन और नई टिक्की ले आओ, ये स्नान करेंगे। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं और तुमने स्नान करने का नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया। कुर्ता उतारकर साथ की कुर्सी पर लटका देता है। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने गर्द और गर्मी से मिलकर। अंजलि, अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो श्रीपत? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेंक दिया। नंगे शरीर नंगे शरीर तुम यहाँ बैठे हो। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ में गृहस्थियों की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें किसी सैनिक कोर में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। अंजलि, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई। अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपत, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तुम पंखा तनिक तेज कर दो दीदी, पर पसीना ना सूखेगा तो मैं स्नान ना कर सकूंगा। हंसकर अनीमा की ओर मुड़ते हुए, कहो अन्नू, तुम तो जैसे युगों के बाद देखा है, मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी ना सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इन पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अंजलि की आग्नेय दृष्टि को लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही है मानो मैं कोई भारी पाप कर रहा हूँ। अभी कहेगी, अंजो की नकल करते हुए, स्वर्गीय नाना जी कहते थे, तुम्हें अपने स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा दो तेज कर दो। मेज पर पांव टिकाकर आराम कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितने गवार हो, यह खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है तुम्हारी अशिष्टता की। स्वर्गीय नाना जी, श्रीपद, कहा करते थे, श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने का अरमान दिल में लिए वर्षों से इस महान भारत के तूल अर्ज में भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी
यहाँ बैठना सहन नहीं। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूंगा, एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, स्नान करो, फिर बैठकर। श्रीपद, मैं कहता हूँ, ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दूंगा। स्नान घर में जाने की तो बात ही दूर रही। अंजलि हताश भाव से, ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपद, फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज देते हुए, राघु, ओ राघु, राघु जी आया साहब। श्रीपद, कुछ क्षण ही बीते हैं मुझे यहाँ आए, और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर ने का नाम मुझे याद हो गया है। अपने आप हंसता है। अंजलि, क्या करोगे नौकर चाय का पानी गरम करके, फिर ठंडा हो जाएगा, तुम स्नान तो कर लो। श्रीपद, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नान आदि की आवश्यकता हो। जरा गर्मा गर्म चाय एक कप पिलाओ, जान में जान आए, स्नान की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींचकर, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया है, और तुम हो कि। श्रीपद, यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है। सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहे। भाई आप सब तो नहा कर आए हो, मैं नहा कर ना बैठा सही। अचानक सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजा जी, आपको कोई आपत्ति? वकील साहब अंजलि की ओर देखकर और खार लेकर, मुझे श्रीपद और अन्नो, तुम्हें? अनिमा अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं श्रीपद, तो लाइए चाय पी जाए। मुझे आप सब की कसम, सचमुच बड़े जोरों से भूख लगी है। टोस्ट और बिस्कुट उठाकर खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे ही रह जाएंगे मेरे लिए। वकील साहब राघु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। राघु, तनिक चाय का पानी और लाओ, गरम गरम। यह तो ठंडा हो गया। श्रीपद, और फिर मैं सोचता हूँ गरम चाय पीने में जितना पसीना निकलना है निकल जाए, इसके बाद स्नान करूंगा। इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। टिक जा उठाकर चायदानी को छूता है। चाय तो खूब गर्म है जीजा जी। राघु, दूसरा पानी अलग टी पॉट में लाओ। राघु जाता है। श्रीपद वकील साहब के प्याले में चाय ढालता है। आप दूध तो ज्यादा नहीं लेते, दूध डालता है, और चीनी। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपद, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं। हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपद, ना दीदी, चाय तो मैं ही सदा आप बनाता हूँ। तुम्हारी कसम, दूसरा कोई काम स्वयं नहीं करता, पर चाय मैंने प्रण कर रखा है कि या तो मेरी पत्नी आकर बनाएगी, या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है। तुम करो भी शादी, लड़कियां तो सहस्त्रों। श्रीपद चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, विवाह की कल्पना में जो आनंद है, वह विवाह में कहाँ? सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या है? वकील साहब, नहीं भाई नहीं, मैं तो। श्रीपद, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम, भगवान को साक्षी जानकर कहिए, विवाह की कल्पना से अधिक आनंद है या विवाह में? याद है ना, मैं अंजो दीदी की सगाई के संबंध में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहां जी चाहे जाते थे। हंसता है, और अब
इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसते हंसता है और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो यौवन प्रतीक है, हंसते हुए, और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, आपकी विवाह आपको विवाह ने बुढ़ा बना दिया। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है और चाय पीता है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले। पिछली बार जब हम पिछली मिले बार थे जब हम तो मिले थे आपने कहा तो था कि एक बार फिर दिलकश होटल में। वकील साहब, इस बात से घबराकर कि श्रीपत अपनी झोंक में कुछ और ना बक दे, प्याला हाथ ही में लिए हुए उठ खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे तो देर हो रही है। एक मामला है जरूरी। मैं लंच पर आने का प्रयास करूंगा। उसे निपटाकर मेरी प्रतीक्षा करना। रक्षा करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हैट तो अपना लेते जाइए। उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता है और गुनगुनाना आरंभ कर देता है। भजी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा तो चाहता सजा हूँ। चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है जब राघु दूसरा टी पोट लाता है, उसे मेज पर रख कर चला जाता है। अनीमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनीमा अपने प्याले में चाय ढालते हुए, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी प्रकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? श्रीपत हंसकर, किसी प्रकार के भी नहीं। शिष्टाचार विवाह शिष्टाचार का, विवाह का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। ठीक है। उधर आपका इधर विवाह हुआ आपका विवाह और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। हुआ ये पड़ा। आपकी ये सास है। इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से आपकी यूं मुस्कुराओ मानो आपके सब दांत झड़ गए हैं। ये आपकी सलहज है। इसके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्तीसी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है। आचार व्यवहार प्यार, सदाचार व्यवहार, और सदाचार। शिष्टता की मौसी है। खूब जोर से ठहाका लगा मारता है। मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। उपज है। इसलिए मैं केवल इसलिए मैं विवाह की कल्पना ही करता हूँ, इसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनीमा की ओर मुड़कर, क्यों अंचो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी तरह विवाह के स्वप्न देखना ही पसंद है? अंजलि, वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनीमा, चलकर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। चाय पी ली ना तुमने? अनीमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। नौकर को आवाज देकर, राघु, राघु, राघु जी आया, जी आया। अंजलि, राघु, यह सब उठाकर ले जा, और मैं कहती और हूँ मैं मेज कहती को हूँ भली मेरे भांति से साफ कर दे। नीचे के संभाषण में राघु चुपचाप मालकिन के आदेश को पूरा करता है। सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत। तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो। नीरज अपनी मेज पर खाना मेज पर खाता है, खाना खाता है। लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोश खराब हुआ हो। और तुम ऐसे हो कि, श्रीपत अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है कि राघु को काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी, तुम अवश्य सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया है। अंजलि, हटो, और एक प्याला अब खत्म करो। इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो घड़ी में क्या समय होने को आया है। चलो आओ, उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठे। यहाँ रघु सफाई करेगा। अनीमा उठती है। श्रीपत, तुम चलो, मैं जरा चलो, यहीं मैं आराम जरा यही करूंगा। आराम गर्म गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है।
तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ बैठकर जन्नत में भी ना जाऊं। अंजलि, हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा है। राघु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपत कुर्ते की जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, परंतु दिया सलाई कदाचित उसके पास नहीं। पुनः जेबें टटोलता है। फिर राघु को आवाज देने वाला होता है कि नीरज अपने कमरे के दरवाजे में प्रवेश करता है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा है। नीली बुशर्ट और श्वेत नेकर निक्कर पहने, सुंदर सुकुमार और सुसंस्कृत, परंतु मुखाकृति उसकी गंभीर, बाल सुलभ चंचलता सुलभ का वहां चंचलता सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसने लगाम के साथ समझौता कर लिया हो। नीरज, मामा जी नमस्ते। श्रीपत, आ हाँ भांजे साहब, हाँ भांजे साहब हैं, नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो ना तुम? जी मामा जी। अपने मामा जी के लिए दिया सिलाई की डिबिया तो लाओ। नीरज, अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे उतार देता है। वह दिया सिलाई की डिबिया लेने भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर पर टांगे बैठकर मेज पर रख लेता है, जि, जिसे अभी रघु साफ करके गया है, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई है मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। नीरज दिया सिलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। लीजिए मामा जी, लाओ बेटा। नीरज दिया सिलाई देकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सिलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कश खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपत की टांगे नीचे आ जाती हैं। फिर वह तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किसने कहा तुमसे? नीरज, मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपत, वे तुम्हारे लिए कहती होगी, तुम अभी बच्चे हो ना, जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी के मामा बनोगे, तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो किस श्रेणी में पढ़ते हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। श्रीपत, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने मुझाई? नीरज, मामा जी, मम्मी ने। तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? मैं तो मामा जी। यह तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। तो हो चुके तुम्हें डिप्टी कम, तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया से करो। बात किया करो और मैं और तो कप्तान मैं तो बनना कप्तान चाहता हूँ मामा जी। पर कप्तान? क्रिकेट का कप्तान? क्रिकेट खेलते हो? जी, मम्मी कहती हैं बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे मामा, 2 घंटे। और कितना पढ़ते हो? 6 घंटे। 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। जी मैं पास कैसे होऊंगा? पास होने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट का कप्तान बनना? कप्तान बनना। तो जाओ रोज घंटे जमकर तो जाओ रोज घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डट कर खेला करो। तुम्हारे मामा दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या, संसार में नाम पाओगे। नीरज गदगद हो, मामा जी बढ़कर श्रीपत से पर लिपट मेरी जाता पत्नी है। बनी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज जी मम्मी, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है।
अभी तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले होंगे, काम कर लिया कल का तुमने? मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्या 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 कहा? चलो नीरू बेटा। नीरज 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अनिमा क्या कहते हो? चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज मैं क्रिकेट का कप्तान क्रिकेट का बनना चाहता कप्तान हूँ। बनना चाहता अंजलि क्रोध से बरबस रोक कर गर्मी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर। तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। क्रोध को रोकते हुए सामने से असफल होकर, चल चल बना लिया क्रिकेट का या कप्तान। क्रिकेट अब का चलकर कप्तान बन लिया चलकर क्रिकेट का कप्तान। अब चलकर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान से खींचती हुई ले जाना चाहती है। श्रीपत अरे दीदी तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए? और फुकारती हुई, ना काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का, बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दिया सलाई की डिबिया उठा ले जाती है। श्रीपत अरे दीदी तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी के चक्कर में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना की छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। हंसता हुआ फिर कुर्सी पर आ बैठा। पहला सिगरेट निकालता है, परंतु दिया तो अंजलि जाते जाते साथ ले गई, इसलिए यूं ही जेब टटोल कर रह जाता है। अपने अपने काम से पनाह है दीदी से भी। दिया सलाई की डिबिया ही जाते जाते उठाकर ले गई, टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज देता है, राघु राघु राघु। दूर से ही जी आया। क्षण भर बाद आता है, जी साहब। श्रीपत दिया सलाई की डिबिया लाओ। बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपत गुनगुनाता है, यह दस्तूरे जमाबंदी है, कैसा तेरा महफल में, यह दस्तूरे जमाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा हमारी। श्रीपत के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। कुछ क्षण के बाद पर्दा फिर उठता है, फिर दृश्य बदलता है। श्रीपत डाइनिंग टेबल पर जूठों समेत जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर पर तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं है कि टांगे पसार कर लेटा जा सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे घुटने पर है, परंतु दोनों टांगे एक ओर ही झुकी हुई है और पृथक हुआ होना चाहती है। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। श्रीपत पूर्ववत सोया हुआ है, किंतु सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। ड्राइंग रूम से अंजलि और वकील साहब की बातें करने की आवाज आती है। अंजलि आइए अब दिखाऊं श्रीपत को, डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। वकील साहब डाइनिंग टेबल पर? तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ डाइनिंग टेबल पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रातः आपके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब यदि बहाना ना बनाती तो लंच को 4 बज जाते। बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। वकील साहब वकील अरे साहब भाई तो इसे जगाया नहीं तुमने? जगाया? बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने का प्रयास किया। एक बार ऊ ऊ करके सो गया, दूसरी बार केवल करवट बदली, तीसरी बार कंधों की को बात कंधों झकझोरा को जब तो बोला दीदी सो लेने दो, रात भर से जागा घर से हुआ हूँ, जागा हुआ थर्ड क्लास में खट यात्रा तलाश की है, पल भर को भी आंख नहीं लगी। वकील साहब थर्ड क्लास से? अंजलि और हमारे नौकर तक
इंटर क्लास में जाते हैं। वकील साहब, सेकंड या इंटर में शायद स्थान ना मिला हो। पास आकर देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता इसके सिरहाने। अंजो दीदी, अंजल, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ कि ना चादर है ना तकिया, और वह अचकन और पायजामा जिसका जिक्र बड़े तम तक तर तम तराक से हो रहा था गायब है। वकील साहब, लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह और नहीं दया भरी है दृष्टि नया से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी तकिया बनाकर सिरहाने, शायद करवट लेते समय गिर गई। यह देखिए देखिए देखिए, यह पड़ी है। वकील साहब, मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हुए, श्रीपत, श्रीपत, उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर लंबी ऊहू करता हुआ, फिर जमाही लेकर उठ बैठता है। श्रीपत उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए, अखाहा, जीजा जी हैं। अच्छा, जीजा जी हैं। कहिए, आ गए हो आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए? पता भी है क्या टाइम हो रहा है? 3 बज चुके हैं, 3। ड्राइंग रूम में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपत सोचता था, नाश्ता करके जरा आराम के साथ 1-2 सिगरेट सुलगाऊंगा, किंतु ज्यों ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने का मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजा जी, वही कुर्सी पर नींद आ गई, और सिगरेट आपके पास आते देखा। अपने पास आस पास देखता है, सिगरेट वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है। अरे दीदी, यह कोई सांप थोड़ा ही नहीं है जो तुम्हें काट खाएगा। अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज देता है, राघु, राघु, राघु। अंदर से, जी आया। श्रीपत वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। रात वास्तव में जीजाजी क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी, कुर्सी पर बैठा कि ऊग गया। वकील साहब, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपत, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियां जरा उग में एक और ही झुका की उलट गया। वकील साहब, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते। राघु प्रवेश करता है। राघु, यह लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। श्रीपत वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाते हुए, लेकिन मैं इस मेज पर कैसे सो गया, यह मुझे स्वयं नहीं मालूम। मालूम नहीं, शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कुड़ते हुए, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपत, मैं वास्तव में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी, पंखे के नीचे वही मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आंख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। हंसते हुए, मैंने आदेश दे रखा था चपड़ासियों को कि मुझे सोते में कदापि ना जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठहाका मारता है। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त सूखी मेज पर? श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेलों पर नींद ना आती थी, और हम खुरकी चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी, और हमारे कानों के पास यदि ढोल भी बजते तो हमें खबर ना होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड में भी सो लेता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर जो बैठा तो उठकर कमर तक सीधी ना कर सका। अंजलि,
लेकिन ऐसी भी क्या विपदा पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड में यात्रा करने लगे। नाना जी का दिया क्या? श्रीपद, अब क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकंड ही में था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। हंसते हुए, दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज, मुझसे तो क्या बोलते, 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नजर तक ना मिलाई। मैं तो ऊब गया वहां बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, ना जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा, किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी, बला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने? शरारत से हंसते हुए, पीला और बीमार, जैसे खाने की बेला का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की, कुंदन की भांति दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजाजी, पूर पर आई हुई नदी का जुआर जोश से मेज के नीचे उतर जाता है। अंजलि इस अश्लील बातचीत में अपने पति को दिलचस्पी देखकर जिसके तेवर उसके तेवर चढ़ जाते हैं क्रोध से। मैं पूछती हूँ, आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। वकील साहब घबरा कर, चलो 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 चलो। श्रीपत ठहाका लगाता है, वाह जीजा जी वाह, आप पर भी अंजू दीदी का जादू चल गया। अजी साहब, यदि आपका जी बातें सुनने का करता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए मैं कहती हूँ, इसकी बातें कभी खत्म ना होंगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला। श्रीपत, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी आराम नियत करके भी आराम किया जाता है, जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का समय है और मैं सोकर उठा हूँ। सुला कर देख लो, हमें साथ साथ कौन अधिक सोता है। जोर से ठहाका मारता है। अंजलि, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहा कर खाना खा लो। आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर लेंगे। पति से, चलिए चलिए। वकील साहब, तुम बिस्तर बिछवा दो अंजू, मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। वकील साहब, वकील है ना आखिर, तो पंखा रखवा दो और राघु से कहना कि खस की टट्टी पर तनिक कनिक पानी छिड़क दे। पानी छिड़क कमरा दे। ठंडा ना कमरा हुआ तो मुझे नींद ना आएगी। अंजलि, जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपने जाना होगा में ना जाना 4 बजे। होगा ना 4 बजे। चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया जीजा जी आपको? कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए। क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रस रंग को आपने? श्रीपत वकील साहब दीर्घ निश्वास भरते हुए, कंधे झटका देकर, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपत, समझौता ही किया है ना आपने? शरारत से आंखें दबाते हुए हंसता है। समझौता समझौता अवश्य करना चाहिए, तो फिर दिलकशा के वचन का क्या रहना। एक सांस एक सांझ तो गुजारी जाए वहां। आज मेरे चंद मित्र आ रहे हैं वहां शाम को। वकील साहब, नहीं भाई नहीं, मैंने तो। श्रीपत, अरे जीजा जी, अब मुझसे ना उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई हंसते हुए, मुझसे समझौता नहीं हो सकता, इतने वर्षों के बाद भेंट हुई है आपसे। वकील साहब, लेकिन भाई अंजो। श्रीपत, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। वकील साहब कुछ और समीप होकर, मंद भर मेद भरे स्वर में, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ? श्रीपत, किस लड़की का? वकील साहब, अरे भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली और जिसके लिए तुम थर्ड डिब्बे में। श्रीपत हंसकर, अरे जीजा जी, बस तो जब मैंने उसे देखा, मैंने उसे अपना देखा, डिब्बा अपना छोड़कर डिब्बा उसके डिब्बे छोड़कर। में आ सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक श्वेत चादर लिए आती है।
अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और वकील साहब घबरा कर, अरे भाई चलो 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 चलो, उसके पीछे पीछे चलते हैं, चलो चलो चलो। दोनों चलते हैं। श्रीपद अपने आप हंसता है, इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी जी आप खाना खा लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपत आप मेरा मतलब कि आपसे मेरा परिचय नहीं। आइए बैठिए कुर्सी पर। मुन्नी जी मैं यहाँ नौकरानी हूँ। श्रीपत खूब ठहाका मारता है, और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो। क्या नाम है तुम्हारा। मुन्नी जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। श्रीपत अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही। आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे कर लेता है। मेज पर कोहनियां टिकाकर मुंह हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत अजी खाने का क्या है, खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो तो। मुन्नी आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत आराम का समय, कसम तुम्हारी मैं तो पागल हो जाऊंगा इस घर में। जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले समय में आराम भी किया जा सकता है कभी। यदि मुझसे कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारा सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी सारी मेरी पलकें भी भारी ना हों। मेरे कानों में एक ही बज दे बजे दो बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे समय का यह आराम पसंद है। मुन्नी कहती है जी मैं। श्रीपत और हमारे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं। वास्तव में मेरे स्वर्गीय नाना जी ने अंजी दीदी के मस्तिष्क को जकड़ रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ। दिन के हर समय तुम्हें कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हंसता है, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों ना सोए। मुन्नी जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा। मुन्नी लटकते हुए से कृतज्ञता भरे स्वर में, जी आप की कृपा है, आप खाना। अंजलि ड्राइंग रूम में, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ। प्रवेश करते हुए, चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही का को इतनी देर हो गई। मुन्नी मेम साहब मैं साहब को खाना। अंजलि तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी बहुत अच्छा मेम साहब। विवश चली जाती है। अंजलि सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया। श्रीपद मेरी नौकरानी पर भी ही डोरे डालने लगे। श्रीपद अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है, मेरी कसम। इसे भेज दो मेरे साथ। अंजलि शर्म तो आती नहीं, नहीं आती श्रीपद। ना बहन का ख्याल, ना बहनोई का, ना सदाचार का, ना शिष्टता का। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि स्वर्गीय नाना जी ने मुझे गोद ले लिया, नहीं तो। श्रीपद तुम्हें स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपद, अम्मी अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवाकर। चलो उठो नहा लो, नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपद ना मानो दीदी, ऐसी बनी सवारी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी
कभी दिल दे बैठेंगे, आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर तो बदल दूं। अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की डाइनिंग चादर पर टेबल की जूते चादर नहीं पर रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। बड़ी नरमी से उठो, मैं लाती हूँ नई चादर। तुम चादर तो इतने इतना में तैयार हो जाओ। रमाई दी कितना पेज नंबर है, खो गया मेरा। 57 57 57 हाँ पढ़ो। ठीक है। हाँ टांगे रख ले, चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपत फिर मेज पर टांगे रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बद जाती, तस्कीन तो हो जाती। उम्मीद तो बद जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। अपने मामा जी को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज खरगोशी में सरगोशी में, मामा जी। श्रीपत, आओ बेटा, क्या समय पर आए हो? सुनो, हम गा रहे हैं। गाता है, नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है। नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता है। यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। क्यों बेटा, पसंद आया हमारा गाना? नीरज, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। बस बेटा, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैया बनो। बराबर दोनों हंसते हैं। तो हंसते हैं। मामा जी, आप मामा सोए नहीं? अभी सोकर उठा ने हूँ। सोकर उठा मैं हूँ। सोया था, मैं पर सोया नींद था नहीं पर आई। नींद नहीं मामा आई। जी, आप तनिक मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें। श्रीपत, उसे गोद में उठाते हुए, मैं अवश्य कहूंगा। तुम्हारी कसम, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूंगा। बैट, विकेट, बॉल, सब। तुम प्रतिदिन खेलना और अपने इन मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज श्रीपत के गले से लिपट जाता है। मामा जी। अंजलि, दूसरे कमरे में, नीरज, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चादर लिए हुए प्रवेश करती है। तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम क्या? नीरज, नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि, मेज पर चादर बिछाते हुए, चल कर आ जाएगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो यदि नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो धो डालो। मैं खाना लगाती हूँ। श्रीपत, मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? बाहर खांचे वाला आवाज देता है। खोंचे वाला, चाट, चटपटी, मसालेदार, पानी के बताशे, दही बड़े। श्रीपत, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोंचे वाला, बाहर, दही बड़े, दही के बड़े। श्रीपत, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज, चुप। श्रीपत, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाता हूँ। ड्राइंग रूम के दरवाजे में ले जाकर आवाज देता है, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। नीरज, मम्मी। अंजलि का आंचल थाम लेता है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज देता जोर है, से आवाज ओ देता है। दही बड़े वाले भैया, इधर लाओ दही बड़े और पानी के पताशे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, यदि तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते ना बड़े होते होते ना अवश्य होते खराब अवश्य होकर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ, दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत, इसके पास पानी के पताशे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज देता है, राघु, राघु, खराब। राघु जी साहब जी। श्रीपत, खोचे वाला बैठा है बाहर, उससे पानी के पताशे और दही बड़े ले आओ।
अंजलि से, आओ दीदी उड़ाएं दो दो। राघु से, जो जाने को मुड़ता है। और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजो दीदी के लिए। राघु चला जाता है। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू और पानी के बताशे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि चाट, श्रीपत सख्त बुरी चीज है। परंतु दीदी, कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता, हंसता है। जिस प्रकार सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी प्रकार अपनी भलाई को बुरी दृष्टि से बचाने हेतु मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज भी मैं मेरी मलाई भलाई। अंजलि व्यंग्य से, भलाई। तिक्त मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो तुम्हारी भलाई। वकील साहब ड्राइंग रूम के दरवाजे से झांकते हुए, भाई क्या बात है, पास आकर झगड़ क्यों रहे हो। श्रीपत की ओर देखकर शरारत से आंख दबाते हैं। मैं तो सो ही गया था, अंजो तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी तो चला आया। अंजलि, श्रीपत नीरज को दही बड़े नीरज को खिला दही रहा बड़े है। श्रीपत, आइए जीजा जी, दही बड़े दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के पताशे हैं और चाट, आइए कुछ। वकील साहब, भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट को मुंह नहीं लगाया। अनीमा हंसते हुए प्रवेश करती है। मात्र दोनों देखे हैं। श्रीपत, भाई क्या खूब अवसर पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजाजी ने भी 6 वर्ष से चख तक कर नहीं देखे, और मुझे भी भगवान झूठ ना बुलावे, वर्षों हो गए हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। राघु को आवाज देते हैं, राघु अब ले भी आ दही बड़े। अनीमा, मैं नहीं खाती दही बड़े। बाहर से कुल्फी वाले का स्वर आता है। कुल्फी वाला, कुल्फी मलाई का बर्फ। श्रीपत, लो कुल्फी खाओ, तुम्हारी कसम कुल्फी हो फिर ऊपर से मलाई वाली तो क्या चाहिए। जोर से राघु को आवाज देता है, राघु बैठाइयो कुल्फी वाले को। किसी ने कहा है मिन्नत मिन भिन्नता जीवन के लिए रस का काम कर देती है। तो लो, तो आए, जो चाहे कुल्फी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के पताशे और चाट। सहसा वकील साहब का की वकील साहब ओर मुड़कर, कहिए जीजा जी क्या खाएंगे, रुकिए नहीं, हा 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 कह दीजिए, हाँ 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 कह दीजिए। राजू एक बड़े थाल में सभी चीजों की प्लेट रख कर ले आता है। श्रीपत उससे लेकर रखता है। वकील साहब प्रकट उदासीनता से, मैं पानी के पताशे ही खा ले लूंगा। श्रीपत, तुम नीरज, मैं कुल्फी लूंगा, फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिश से कई दिन। अंजलि कहती है। श्रीपत कहता है, अंजो की बात तो सुनो अनसुनी करके। तुम अन्नो, अनीमा, मैं मूंगी के लड्डू लूंगी। श्रीपत, अरे मुन्नी, अरे मुन्नी अरे और दूसरे और नौकरों को दूसरे बुलवाओ। नौकरों को इस बुलाओ। घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीजों की शक्ल देखे। सहसा अंजू की जैसा ओर अंजू मुड़कर, की कहो दीदी, ओर तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीजें। अंजलि जल कर लगभग चीखते हुए, स्वर्गीय नाना जी कहते थे संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की भांति। दूसरे वो जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चल जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की भांति। और तीसरे वे जो ना आप चलते हैं ना दूसरों को चलने देते हैं ब्रेक की भांति। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। श्रीपत गगन भेदी ठहाका लगाकर, वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही है। थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता है, लो इसी बात पर कुल्फी खाओ। अंजलि, मैं नहीं खाती कुल्फी। श्रीपत, लो नीरज तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बताशे लेगी। ट्रे से पानी के बताशे की तश्तरी लेकर
लो दीदी पानी के बताशे खाओ। अंजलि, मुझे नहीं चाहिए पानी के बताशे। श्रीपत, लीजिए जीजा जी, आप ही पानी के बताशे खा लीजिए, दीदी मूंगी के लड्डू खाएंगी। ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि को चिढ़ा चढ़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना, लो अन्नो, तुम लो मूंगी के लड्डू, दीदी जी का वास्तव में दही बड़े खाने को जी हो रहा है। दही के बड़े उठाते हुए, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाते हुए, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीपत, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खाए लेते हैं। दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से, अपने मैं पति से, कहती हूँ मैं आप कहती मस्त हूँ आप होकर पानी के पताशे उड़ा रहे हैं, कुछ ध्यान भी दिया है? अब समय क्या हो गया है, 4 बजने को हैं। श्रीपत चौंक कर, क्या कहा? 4 बजने को हैं? दही बड़े की तश्तरी खट से रख देता है। मेरा मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी कुर्ता कुर्सी से उठाकर पहनता है। वकील साहब, क्यों, क्या बात है? श्रीपत, मुझे 4 बजे दिलकशा पहुंचना है, पहुंचना मेरे है, मित्र वहां मेरे पहुंच मित्र रहे वहां हैं। पहुंच रहे हैं। राघु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा मार्ग में ही पकड़ लेंगे। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राघु चला जाता है। अंजलि, पर बिस्तर का क्या करोगे? श्रीपत, उधर से ही स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी चढ़ना है मुझे। अंजलि, बिस्तर तो मैंने खोल दिया। श्रीपत, अच्छा तो राघु के तो हाथ राघु भिजवा के देना हाथ भिजवा दिलकशा देना। होटल में। अंजलि, गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत ठहाका लगाकर, अरे दीदी खैर, जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की भांति आओगे और तूफान की भांति चले जाओगे। श्रीपत हंसते हुए, भगवान ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। अंजू दीदी, मैं धूल की तरह टिक कर बैठूंगा, नमस्कार। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो राघु अरे तो कहाँ है? राघु कहाँ है? उस उससे कहा तांगा लाए, उससे कहो तांगा लाए। आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक और ले जाते हैं। वकील साहब उसके कंधे पर हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में, क्यों भाई, सचमुच जा रहे हो? श्रीपत 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 सरगोशी में, अरे सरगोशी। जीजा जी, आज कौन जाता है? रात तो तिलकशा के यहाँ आमोद प्रमोद रहेगा, कहिए चलिएगा। वकील साहब, अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले। और दही बड़े की प्लेट यूं खट से रख दी मेज पर, जैसे बड़े लाट से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे से, कहो कुछ वह भी। श्रीपत, और अंजो दीदी समझती हैं बड़े बरखुदार किस्म के पति हो आप। वकील साहब कहते हैं, अरे भाई, ही समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो ना, हो नहीं, तुम आ गए हो नहीं। दीर्घ निश्वास लेकर, हम और अंजुए विसाले परी रुखा, हम और अर्जुए विसाले परी रुखा। अंजलि आते आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज देकर बुला लिया। वकील साहब, ए हुम अंजो, मैं तनिक श्रीपत को स्टेशन तक छोड़ाऊं? अंजलि, हाँ, तो देर करके ना आइएगा। नीरज, मामा जी। श्रीपत, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे, दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनीमा की ओर मुड़कर, अन्नो, मुद्दत के बाद मिले थे लेकिन हंसता है, अब के बार फिर मिले तो आशा है कि तुम भी अंजो दीदी की भांति हमारे एक और जीजा जी को बांधे हुए होंगी। स्वयं ठहाका मारता है। और अंजो दीदी नमस्कार, दुआ है कि स्वर्गीय नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर ऐसी इतनी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं। चीज नहीं। ठहाका मारता कहाँ है, का? चलिए जीजा जी। नीरज,
मामा जी नमस्कार। लेकिन नीरज का स्वर राघु, मुन्नी और अन्नों के नमस्कार में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबको नमस्कार का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछलकर, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धोकर पुस्तकें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। मम्मी। अंजलि मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज खाने को। अन्नो तुम जरा इसके हाथ धुलवाओ और बैठाना इसे पढ़ने की मेज पर। कमरे में चारों ओर दृष्टि निपात करती हुई क्या हाल हो गया चंद घंटों में कमरे का। नौकर को आवाज देती है, राघु राघु। सिगरेट के एक टुकड़ा जो फर्श पर पड़ा सुलग रहा था, जाकर पांव से मसल कर बुझाती है। चंद दिन और रह जाता तो मैं सच ही जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। फिर चीख कर नौकर को आवाज देती है, राघु। राघु आते हैं। जी मेम साहब। उठाइए सब चाट, दही बड़े की और मूंग के लड्डू। तुम और मुन्नी खा लेना। और यह मेज साफ कर, चादर लाकर बदलूं, चाय का समय हो गया है। राघु चुपचाप सामान उठाने लगता है कि अंजलि को की दृष्टि घड़ी पर चली जाती है। चौंक कर, अरे यह घड़ी रुक गई। राम 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 राम। मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 वर्ष से 10 वर्ष नियमित रूप से से इसे नियमित चाबी देती रूप आ रही हूँ। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। मेज पर दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर मेज को द्वार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम। मेरा घर इसी घड़ी की भांति चलेगा निरंतर। सांझ सवेरे घड़ी टिक 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 करने लगती है। टिक 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 टिक। और कोई चीज इस नियम को तोड़ ना सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे यह फिर खड़ी हो गई। राघु राघु। राघु जो सामान समेट कर जाने को था, अपनी मालकिन की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से ताकता है। अंजलि घड़ी टूट गई है घड़ी टूट राघु, गई है शायद राघु, मैंने इसे शायद ज्यादा चाबी दे दी। ज्यादा चाबी अंजलि दोनों हाथ दी। उठाए हाथ परेशान उठाए सी मेज पर परेशान थे। खड़ी है। जब पर्दा गिर जाता है।